हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो वर्क एनर्जी पावर हमारा बहुत ही बेहतरीन सा गुजरा। वहां पर हमने बहुत ही फैंटास्टिक चीजों को एक्सप्लोर किया था और बहुत ही फैसिनेटिंग सी दुनिया को हमने देखा था वहां पर, जिसमें हम लोगों को बहुत नई नई चीजें पता चली और रियलिस्टिक अप्रोच के साथ हम लोगों ने वर्क एनर्जी पावर को समझा था। अब वर्क एनर्जी पावर को समझने के बाद थोड़ा सा इस दुनिया में और रियलिस्टिक अप्रोच लेने का टाइम आ गया है, जहां पर हम लोग अब पार्टिकल्स को नहीं देखेंगे, माफ करना, पार्टिकल को नहीं देखेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को एक्सप्लोर करेंगे। क्योंकि हमारी रियल लाइफ में हम जो कुछ भी देखते हैं वो एक पार्टिकल नहीं होता है, बल्कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होता है, जहां बहुत सारे पार्टिकल्स मिलके आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि अभी तक जो हमने चैप्टर पढ़े हैं, जैसे हमारा मोशन का चैप्टर हो गया, आपका क्या कहते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर हो गया, चाहे आपका सर्कुलर मोशन हो गया, चाहे आपका वर्क एनर्जी पावर हो गया, हमने ऑब्जेक्ट्स को एज अ पार्टिकल लिया है, एज अ पार्टिकल ट्रीट किया है, यानी कि एक पॉइंट पार्टिकल की तरह हमने उसको ट्रीट किया है। तो इस पे जहां फोर्स वहां एक्सीलरेशन। लेकिन अगर मैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को देखता हूं और मैं इस पॉइंट पर फोर्स लगाता हूं, तो ये सिर्फ सीधा नहीं जाएगा, ये सिर्फ सीधा आगे नहीं जाएगा, बल्कि ये यहां पर रोटेट कर जाएगा। तो यहां पर अब ऑब्जेक्ट्स के मोशन को जब हमने देखना स्टार्ट किया, तो वो एक पार्टिकल के मोशन की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं, बल्कि अगर मैं इंडिविजुअल पार्टिकल का मोशन देखूं तो वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस डस्टर को ही प्रोजेक्टाइल मोशन में थ्रो करता हूं, प्रोजेक्टाइल मोशन में थ्रो करता हूं, और अब आप इस डस्टर को ऑब्जर्व करना कि ये रोटेट होते हुए, यहां से यहां गया है। तो इसका अगर मैं कॉर्नर पार्टिकल ले लूं अगर मैं, तो आप यहां नोटिस करोगे कि उसका पाथ कुछ इस तरह से था, उसका पाथ कुछ इस तरीके से था, जबकि डस्टर जो था ओवरऑल प्रोजेक्टाइल पाथ में गया था। इस तरह से कॉर्नर पार्टिकल का मोशन है। और ये देखो, यहां देख के ही हमें समझ आ रहा है कि यार ये जो पाथ है ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स पाथ बन गया है। इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन डिफिकल्ट है इस कर्व की इक्वेशन को बनाना, क्योंकि यहां पर हमको समझना होगा कि ये पार्टिकल मूव कैसे हुआ। अगर हमको पता होगा कि ये किन किन कारणों से इस तरह गया, तब हम इस कर्व के इक्वेशन को बना पाएंगे। तो यहां पर एक नीड निकल कर आती है कि रियलिस्टिक बॉडी को अगर मैं देखता हूं कि भाई अगर मैं इस पे यहां फोर्स लगा रहा हूं, तो ये आगे जाने की बजाय देखो रोटेट हो गया, क्योंकि यहां से ये इन पॉइंट्स पर हिंज्ड है। तो यहां पर सिस्टम ऑफ पार्टिकल सिर्फ लीनियर मोशन नहीं देते हैं, ये रोटेट भी करते हैं। इसीलिए इसके जस्ट बाद आपका रोटेशन का चैप्टर है, तो वहां पर आप लोग टॉर्क के बारे में सीखोगे, और रोटेशन, बॉडी रोटेट कैसे करती है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की, उन चीजों को जानोगे। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रियलिस्टिक अप्रोच है हम लोगों के लिए, क्योंकि एवरीथिंग हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी है वो सब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। तो यहां पर मोशन को समझना, उन पर फोर्स लग रहा है तो उसकी वजह से ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल बिहेव कैसे करेगा, इसको समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। तो जब इस चीज को स्टडी करना स्टार्ट किया गया, इसको जब ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया गया, तो हर पार्टिकल का मोशन कुछ इस तरह से कॉम्प्लेक्स आ रहा था। लेकिन बहुत टाइम तक ऑब्जर्व करने के बाद लोगों ने एक चीज को नोटिस किया, और वो चीज क्या था कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल के अंदर एक पॉइंट ऐसा नजर आ रहा था जो एक पॉइंट पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा था, जो एक पॉइंट पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा था। और वो उस पॉइंट को हम लोगों ने अभी फिलहाल, आगे चल के तो हम उसको सेंटर ऑफ मास बोलने वाले हैं, लेकिन हमको अपने आप को उसी एरा में रखना और उनकी तरह ही सोचना है, ताकि हम चीजों को याद ना करें, बल्कि हम लोग चीजों को ऑब्जर्व करके डिस्कवर करें। तो यहां पर क्या देखने को मिला, छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन करने स्टार्ट किए गए कि भाई दो पार्टिकल्स का, दो बॉडीज ली हमने, उसका उसके मोशन को जब हमने एनालाइज किया, मतलब कनेक्टेड मोशन को एनालाइज किया। से फॉर एग्जांपल, मान लो ये रॉड ली और यहां पे हैवी मास और यहां पर हैवी मास को हमने लगा दिया, और इसको हमने घुमा के थ्रो किया, मतलब इस तरह से थ्रो किया, और इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। अगर आप सिर्फ इसको ही ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, तो आपको नजर आएगा कि किसी एक पॉइंट के अलॉन्ग ये घूम रहा है, और उस पॉइंट को अगर मैं देखूं, ये मार्कर का ए पॉइंट और बी पॉइंट है मेरे पास, तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट तो बेसिकली इस तरह से गया और इस तरह से नीचे आया, सिमिलरली बी पॉइंट भी कुछ इस तरह से गया और इस तरह से नीचे आया। लेकिन इनके बीच में एक ऐसा पार्टिकल था, यहां पर बीच में नहीं, कहीं पर भी एक ऐसा पार्टिकल था जो सिर्फ सीधा गया और सीधा आया, क्योंकि ये रोटेट कर रहा था। अगर मैं किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल को ऑब्जर्व करूं, तो उसके अंदर कितने प्रकार के मोशन हो सकते हैं, उस चीज को हमें समझना होगा पहले, उसके बाद हम इस चीज पे आएंगे और हमें समझ आएगा। तो थ्रू मल्टीपल ऑब्जर्वेशन हमको यह समझ आया कि कोई भी एक बॉडी सीधा जा सकती है, पीछे आ सकती है, ऊपर जा सकती है, नीचे आ सकती है, दाएं जा सकती है, बाएं जा सकती है, ठीक है। ये यहां पर तीन मोशन हो गए आपके। फिर ये अपने एक एक्सिस पर रोटेट कर सकती है, सीधा चाहे क्लॉकवाइज कराओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज कराओ, ठीक है। ये इस एक्सिस पर रोटेट कर सकती है, इस इधर सेंटर में एक एक्सिस बना लो, इस पर रोटेट कर सकती है, चाहे इस पर, और उल्टा रोटेट कर सकती है। अब कौन सा मोशन बचा, ठीक है, हाँ, अब ये वाला रोटेशन बचा इस वाले एक्सिस पर। देखो, इस वाले एक्सिस पर ये वाला रोटेशन हो गया,
और इस वाले एक्सिस पर ये वाला रोटेशन हो गया और इस वाले एक्सिस पर ये वाला रोटेशन हो गया। तो ये 6 टाइप के मोशन एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल, चाहे वो कोई सी भी बॉडी हो, वो हमें यहां पर शो हो रहा है। तो इस कॉम्प्लेक्स से मोशन को स्टडी करने के लिए हमको यहां पर पार्टिकल मोशन से जो ज्ञान हमें मिला है उसी ज्ञान का इस्तेमाल करना है। और यहां पर हमें क्या देखने को मिला, अब तो ये मिटाना ही पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं। तो हमने देखा कि यार कोई भी बॉडी जो है ना वो 6 टाइप के, सिस्टम ऑफ पार्टिकल जो है वो 6 टाइप के मोशन कर सकती है। 2 टाइप के मोशन होंगे वैसे तो, लीनियर मोशन, ठीक है, इसमें 3 टाइप हो जाएंगे, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, ठीक है। और एक यहां पर हमें देखने को मिला रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, ठीक है, रोटेशनल मोशन देखने को मिला। और ये हो सकता है आपका एक्स एक्सिस पर, ठीक है, यहां पर एक्स डायरेक्शन नहीं, यहां पर एक्सिस पर रोटेट होगा। ये एक्स एक्सिस है तो इस पर वो इस तरह रोटेट कर रही है, वाई एक्सिस है तो इस पर ऐसे रोटेट कर रही है, जेड एक्सिस है तो इस पर ऐसे रोटेट कर सकता है। तो रोटेशनल मोशन आएगा एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर। तो ये यहां पर 6 मोशन, मैं इसको ऐसे काउंट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, 6 मोशन। तो जो कॉम्प्लेक्स मोशन आपका निकल कर आ रहा है वो बेसिकली क्या है, वो इन सब का, इनमें से जो भी मोशन उस सिस्टम पर हो रहा होगा उनका रिजल्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, हम देखो यहां पर मैं डायरेक्टली फॉर्मूले पे नहीं जाना चाहता हूं, और फॉर्मूले वाली पढ़ाई तो हम वैसे भी नहीं करते हैं। हमें यहां पर क्लियर कट ऑब्जर्वेशन लेना है ताकि हम अपने बेस को डेवलप कर सके सही ऑब्जर्वेशन के लिए। तो इसलिए अगर आपको ये उत्सुकता हो रही है कि हम सेंटर ऑफ मास पे कब पहुंचेंगे, तो वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन अपने आप को उस एरा में रख के जब इन चीजों को पहली बार स्टडी किया जा रहा था, कैसे इन चीजों को डिस्कवर किया गया, क्योंकि साइंस की दुनिया में कोई भी चीज डेराइव्ड नहीं होती है। डेराइव चीजें तब होती हैं जब आपको पहले से रिजल्ट पता है और आप अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके जो आपके पास मैथमेटिकल इक्वेशन है उनको काट पीट के उस रिजल्ट तक पहुंच रहे हो। बट हम एक्चुअल साइंस लर्न कर रहे हैं, इसलिए हमें चीजों को ऑब्जर्व करके डिस्कवर करना है, डिराइव नहीं करना है, ठीक है। तो अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो ये जो मार्कर है ये एक्स में मोशन करेगा और साथ ही साथ ये एक्स एक्सिस पर रोटेट करेगा। तो इसका मोशन कैसा होगा, मार्कर के इस ब्लू पॉइंट को देखना आप, ठीक है, ये इस तरह से मोशन होगा इसका। तो अगर मैं इस ब्लू पार्ट पे कोई एक पॉइंट ले लूं तो उसका मोशन अगर मैं देखूं, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में ऊपर लेता हूं तो वो बेसिकली इस तरह से स्पाइरल पाथ पे वो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक्स का मोशन लिया, एक्स में रोटेशन दिया और साथ ही साथ जेड एक्सिस पर भी रोटेशन दे देता हूं, ठीक है। तो उसका पाथ कैसे होगा, ये आगे तो जा रहा है, स्पाइरल वाला पार्ट तो इसका कंटिन्यू है, लेकिन इसके साथ जो ये जेड की रोटेशन है ये भी आपकी मर्ज हो जाएगी, ये भी आपकी मर्ज हो जाएगी। तो ये पाथ आपका इस तरह होगा। तो कॉम्प्लिकेटेड पाथ जो है उसको हम चाहें तो 6 पर्टिकुलर पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि ये वाला जो पाथ है ये इसका 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 कॉम्बिनेशन है और इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो यहां पर आप 3 लीनियर मोशन दे सकते हो एक्स वाई जेड में, कि भाई एक्स में इसकी वेलोसिटी इतनी है, वाई में इतनी है, जेड में इतनी है, एक्स एक्सिस पर इतना रोटेट कर रहा है, वाई एक्सिस पर इतना रोटेट कर रहा है, जेड एक्सिस पर इतनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। इसका जो रिजल्टेंट आएगा इससे आप किसी भी कॉम्प्लिकेटेड पाथ को बता सकते हो। पॉइंट नंबर 1, यानी कि यहां से हमें नीड खुद ब खुद निकल कर आ रही है कि अगला चैप्टर जो रोटेशन का है वो हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के मोशन को स्टडी करने के लिए। देखो एक पॉइंट जो होता है, अभी आप सोचोगे, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है अगर आपके माइंड में आ रहा है कि भाई पार्टिकल मोशन में हमने रोटेशन क्यों नहीं पढ़ा। पार्टिकल मोशन में आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा लेकिन रोटेशन इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि एक पार्टिकल जो होता है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है और पॉइंट की कोई लेंथ नहीं होती है। आप दिखाने को उसको एज अ बॉक्स दिखा देते थे बट कंसीडर कर रहे थे उसको एज अ पार्टिकल। अब पार्टिकल एक पॉइंट है और उस पॉइंट को अगर मैं देखता हूं, उस पॉइंट को अगर मैं देखता हूं तो पॉइंट की क्योंकि कोई लेंथ नहीं है तो वो रोटेट नहीं कर सकता, क्योंकि रोटेट करने के लिए आपको एक सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करना होगा किसी भी एक पार्टिकल को। और वो मान लो ये लास्ट वाला पार्टिकल है तो सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करने के लिए आपके पास एक रेडियस होना चाहिए और रेडियस के लिए लेंथ होनी चाहिए। रेडियस 0 होगा तो वो एक पॉइंट बन जाएगा, सिंपल। तो एक पॉइंट के अंदर लेंथ नहीं होती है तो इसलिए उसमें रेडियस नहीं होगा और अगर रेडियस नहीं होगा तो वो रोटेट कर ही नहीं सकता है। इसलिए जब हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल को समझने लगे तो हमें क्लियरली नजर आए कि अब रोटेशनल मोशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। तो आफ्टर दिस चैप्टर जब हम रोटेशन को पढ़ेंगे तो उसके बाद हम रियलिस्टिक अप्रोच ले सकते हैं अपने फ्यूचर में इंजीनियरिंग के लिए। इस दुनिया में जो मोशन हो रहा है, जो कॉम्प्लेक्स पाथ ट्रेवल किए जा रहे हैं, उन कॉम्प्लेक्स पाथ को इन 6 डिग्रीज में, इसको आप लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हो। आगे चल के जब आप इंजीनियरिंग में पढ़ोगे तो इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम बोला जाए कि आपके बॉडी के पास अगर वो फुल्ली फ्री है तो उसके पास 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है कि वो एक्स में मूव कर सकता है, वाई में मूव कर सकता है, जेड में मूव कर सकता है, एक्स एक्सिस पर रोटेट कर सकता है, वाई एक्सिस पर रोटेट कर सकता है, जेड एक्सिस पर रोटेट कर सकता है। और फिर आप इनके मोशन को रिस्ट्रिक्ट करके मशीन्स बनाते हो। जैसे कि आपके पिस्टन इंजन में देखा जाए
तो पिस्टन रिस्ट्रिक्टेड है सिर्फ अप डाउन मोशन करने के लिए, और उसमें जो नीचे आपका क्रैंकशाफ्ट है उसके अगर मैं पार्टिकल को देखूं तो वो सिर्फ रोटेट करने के लिए, वो रोटेट करने के लिए आपका क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड है। तो वहां पर क्रैंकशाफ्ट के अंदर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई, पिस्टन के अंदर भी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई, और मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी होती है 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि मैं इसको एम्प्टी स्पेस में छोड़ दूं तो इस बॉडी के पास 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है कि ये यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, ऐसे भी रोटेट कर सकता है, ऐसे भी रोटेट कर सकता है, और ऐसे भी रोटेट कर सकता है। और जो कॉम्प्लिकेटेड मोशन होता है वो इन्हीं 6 के कॉम्बिनेशन के बराबर है। सोचो यहां पर मैंने 3 लिए थे तो इतना अजीबोगरीब कर्व बन रहा था, अगर मान लो आप 6 के 6 कर रहे हो तो कैसा कर्व बनेगा? आप एक्स में भी जा रहे हो, वाई में भी जा रहे हो, जेड में भी जा रहे हो, इस तरह जा रहे हो, और तीनों वे में रोटेट भी कर रहे हो, तो आपका पाथ इस तरह से बनेगा। तो इट मीन्स कि यहां पर मोशन को स्टडी करना टेक्निकली देखा जाए तो आसान बन गया। आप किसी भी कॉम्प्लिकेटेड पाथ को एक्स वाई जेड, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस में 6 टुकड़ों में बांट सकते हो और उसके मोशन को एनालाइज कर सकते हो। तो इंजीनियरिंग में आप यही करने वाले हो, यही चीज पढ़ के आप लोग डायनामिक्स ऑफ मशीन, काइनेमैटिक्स ऑफ मशीन, इन चीजों को पढ़ने वाले हो। आगे चल के हम लोग क्या करते हैं, हम आज के टाइम पर अगर फॉर्मूला याद करेंगे तो आगे चल के जब इन चीजों को पढ़ेंगे तो हम, हमारे कॉलेज में ये बोला जाता था कि इनको डीएसपी सब्जेक्ट बोलते थे, शायद मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था, डिग्री स्टॉपिंग पेपर, कि भाई इस पेपर में तो मास सप्ली आएगी, सारे बच्चे फेल होंगे। लेकिन अगर आज सही पढ़ेंगे तो गारंटी लेता हूं वो सब्जेक्ट तो आपको उल्टा फैसिनेट करेगा, आपको और ज्यादा मजा आएगा उनको पढ़ने में। लेकिन आज फॉर्मूले के वे में हम पढ़ाई करेंगे तो आगे चल के वही सब्जेक्ट्स आपके लिए एक सरदर्द बन जाएंगे। आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे 20-20 नंबर के, जिसमें आपका टारगेट होगा कि कैसे भी करके 2 क्वेश्चन सही हो जाएं। 10 ईयर पढ़ेंगे, 2 क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं उनके सहारे हम लोग पास होने की कोशिश करेंगे, और यकीन मानो ऐसे हम लोग इंजीनियर नहीं बनेंगे, एक डिग्री होल्डर बनेंगे, और आगे चल के फिर नौकरी के लिए इधर उधर भटकते रहेंगे। ठीक है, तो ये देखो, तो मोशन को एनालाइज कर रहे थे और यहां पर डिस्कवरी हो गई कि भाई अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल के अंदर रोटेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ हम लोग फर्दर जब और स्टडी करने लगे तो हमको एक पार्टिकल ऐसा नजर आ रहा था जो सिर्फ और सिर्फ जिसके अंदर रोटेशन नहीं हो रहा था। कहने का मतलब ये है कि देखो, अगर आप इन्हीं बातों को गौर करोगे, चाहे कोई सा भी पार्टिकल हो सिस्टम ऑफ पार्टिकल, चाहे ये हो, चाहे ये फोन हो, ठीक है, चाहे आप कह लो कि ये बर्ड्स हो या फिर ये कैपेसिटर हो, इसके अंदर एक ऐसा पार्टिकल होगा जिसके इर्द गिर्द ये रिवॉल्व कर रहे हैं, जिसके इर्द गिर्द ये रिवॉल्व कर रही हैं। कहने का मतलब है मैंने इसको थ्रो किया तो ये किसी एक पॉइंट के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा है, तो उस पॉइंट पर अचानक से फोकस शिफ्ट हुआ हम लोगों का कि ये कैसा पॉइंट है जिसके अराउंड ये रिवॉल्व कर रहा है। तो लॉजिकल मैथमेटिकल आंसर देखो क्या निकल कर आ रहा है, अगर ये रिवॉल्व कर रहा है तो सेंटर होगा, अगर ये रोटेट कर रहा है या रिवॉल्व कर रहा है तो सेंटर होगा। और सेंटर वाला पॉइंट रिवॉल्व नहीं करता है क्योंकि उसकी तो लेंथ 0 होती है, सेंटर पे जो पॉइंट होता है। तो वो पॉइंट क्या है और उस पॉइंट की खासियत क्या है, इस चीज को सोचना स्टार्ट किया गया। अभी उसका नामकरण सेंटर ऑफ मास मत कर देना, ठीक है, अभी सोचना शुरू किया गया है क्योंकि ये हमें नजर आया कि यार अगर ये रोटेट कर रहा है तो कोई एक पार्टिकल तो होगा ना उस पॉइंट पर। मान लो कि ये ऐसे रोटेट कर रहा है, लेकिन ऐसे रोटेट करने के पीछे रीजन क्या है, इस पार्टिकल के अंदर क्या खासियत है, और अगर मैं उस किसी बॉडी को फ्रीडम देता हूं। देखो यहां पर इस बात को समझना कि मैंने क्यों बोला कि अभी सेंटर ऑफ मास नाम मत दे देना, क्योंकि ये बॉडी इस पॉइंट के अलोंग भी रिवॉल्व कर सकती है, और अगर मैं इसको देखूं तो वो इस पॉइंट के अलोंग भी रिवॉल्व कर सकती है, और चाहे तो वो इस पॉइंट के अलोंग जहां मैं टच कर रहा हूं इस पॉइंट के अलोंग भी रिवॉल्व कर सकती है। बट जो हम सेंटर ऑफ मास बोल रहे हैं वो तो यहीं पर है, वो तो इस पॉइंट पर है, यहां तो नहीं है, यहां तो नहीं है। तो यहां पर ऑब्जर्वेशन किस तरह की गई ये इंपॉर्टेंट है। तो लोगों ने कहा कि मोशन को जो हम एनालाइज कर पाए सिस्टम ऑफ पार्टिकल की, ये 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ आता है। ठीक है, अब अगर ये बॉडी को इस तरह से रोटेट करना है तो इसकी फ्रीडम हमने छीन रखी है, क्योंकि ये ऐसे तभी रोटेट करेगा जब मैं इसको इस पॉइंट पे हिंज करूंगा या कि यहां से पकड़ूंगा, तभी ये इस तरह से रोटेट कर पाएगा। तो यानी कि हमने कहा कि यार मोशन को स्टडी करने की शुरुआत हम पूरे 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ करना स्टार्ट करते हैं। यानी कि एक्सटर्नल फोर्स वहां पर कोई नहीं है, वो खुद से अगर रोटेट कर रहा है तो वो किस पॉइंट के अलोंग रोटेट करेगा, वो किस पॉइंट के अलोंग रोटेट करेगा, उस पॉइंट को खोजना स्टार्ट किया गया, यानी कि डिस्कवरी करनी स्टार्ट की गई। और वो पॉइंट आफ्टर मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस जो देखने को मिला वो मिला कि यार अगर कोई बॉडी है तो उसका मास जहां पर एकत्रित है, यहां पर ये बात ध्यान देना, जो बॉडी है उसका मास जहां पर केंद्रित है, जहां पर वो बैलेंस कर रहा है अपने आप को, ये चीज लोगों ने सिंपल ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करा कि यार यहां पर ये बैलेंस कर रहा है। ठीक है, मैंने इस पॉइंट को मार्क किया और फिर ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो मुझे नजर आया कि यार वही पॉइंट सबसे कम रोटेट कर रहा है पहली नजर में।
ठीक है, उसी पॉइंट के आसपास वो पॉइंट है। तो हमने फिर दूसरे पॉइंट से देखना स्टार्ट किया। अगर मैं दूसरे पॉइंट को देखता हूं, यहां वो बैलेंस नहीं हो रहा है, देखो यहां पर ये बैलेंस नहीं हो रहा है, लेकिन इस पॉइंट पर ये बैलेंस हो रहा है। और मैं इसको जब रोटेट करता हूं तो उस पॉइंट पर अगर मैं फोकस करूं तो ये उसी पॉइंट के अलॉन्ग घूमता हुआ नजर आ रहा है। ये अभी रिजल्ट नहीं है, ये वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन है। तो इस ऑब्जर्वेशन से हमने देखा कि जहां पर मास केंद्रित है, मास सेंटर्ड है, जहां पर ये बॉडी पे आप इसको अगर पकड़ते हो तो ये दोनों तरफ से या हर तरफ से अपने आप को बैलेंस कर लेती है बॉडी, उस पॉइंट के अलॉन्ग ये घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो ये पहला हिंट। अब इसके बाद इसी चीज को कीप ऑन ऑब्जर्वेशन रखा गया, बार बार ऑब्जर्व किया गया, और फिर एक बार के लिए इस चीज को मान लिया गया कि हम ऐसा मान लेते हैं अभी कि यार एग्जैक्टली तो वो पॉइंट है या नहीं है ये हमें नहीं पता चल रहा है, लेकिन एक एक चीज तो नजर आ रही है कि हाँ ये वो पॉइंट हो सकता है, क्योंकि ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उस चीज को पिन पॉइंट कर सके, लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि मास जहां पे सेंटर्ड है, मास जहां केंद्रित है, ये उस पॉइंट पे मूव कर रहा है। तो यहां पर अब जो हमारे पास सबसे बेस्ट टूल निकल कर आया, वो टूल निकल कर आया हमारा मैथमेटिक्स। देखो नेचर चीजें दिखाता है और मैथमेटिक्स के जरिए आपको बताता है। तो इस चीज को लोगों ने फिर ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट्स में, और वो एक्सपेरिमेंट्स को कुछ इस तरह किया गया कि हमने अब एक अनुमान लगा लिया है कि जहां पर उसका मास सेंटर्ड होगा उस पॉइंट पर, उस पॉइंट के अलॉन्ग वो रिवॉल्व करेगा। ठीक है, तो हमने एक बहुत हैवी वेट लिया यहां पर, और बहुत मजबूत लेकिन लाइट वेट रॉड लिया, और यहां पर हमने एक दूसरा वेट रखा। ठीक है, अब हमने क्या किया कि भाई इसका मास m रखा और इसका मास भी m रखा। ठीक है, और फिर इसको थ्रो कर दिया ऐसे घूमने के लिए, और इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। तो हमने देखा कि यार ये इसी पॉइंट के अलॉन्ग घूम रहा था। ये एक्सपेरिमेंट आप भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कोई ज्यादा वजन मत ले लेना कि किसी के ऊपर गिरे और वो क्या कहते हैं चोट लग जाए। अब क्या किया गया, अब उन्होंने कहा कि यार देखो अगर मैं इसका मास डबल कर देता हूं, ठीक है डबल कर देता हूं, तो इसका जो केंद्र होगा, मास का जो सेंटर होगा, वो 2m की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास अब टर्म हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि अभी हम मास सेंटर्ड बोल रहे हैं, तो इसको अब आप बोल सकते हो सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास जो होगा इस बॉडी का, वो थोड़ा सा शिफ्ट होगा इस तरफ। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मान लो इस तरफ वजन ज्यादा है, इस तरफ वजन ज्यादा है, तो आपका आपका बैलेंसिंग पॉइंट यहां होगा, क्योंकि यहां ज्यादा वजन है, यहां कम वजन है। तो इस वजह से ये आप खुद ही फील कर सकते हो ये बात। तो सेंटर ऑफ मास अब जो है इधर शिफ्ट हो गया। अब इसको हमने थ्रो किया। ठीक है, अब हमने इसको थ्रो किया। क्या ये एक्सपेरिमेंट मैं इधर कर सकता हूं? ट्राई करता हूं मैं, कुछ ऐसी चीज मिले जिसमें जो मार्कर से अटैच हो जाए। हाँ चलो दूसरा मार्कर ही ले लेते हैं। ठीक है, देखो ये सिंगल मार्कर है, इसका सेंटर ऑफ मास देखते हैं पहले, ये रहा। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास ये रहा, और आपको ध्यान से देखे तो जहां मेरी फिंगर है इस पॉइंट पे फोकस करना है। ठीक है, आपने अगर ध्यान से देखा हो, अगर ध्यान से देखोगे तो ये इस पॉइंट के अलॉन्ग रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब मैं इसके वजन को बढ़ाता हूं एक तरफ। ठीक है, मैं मार्कर के अंदर ही मार्कर फंसा देता हूं। ओहो, हाँ ठीक है। अब ऑब्वियसली इसका सेंटर ऑफ मास जो है, अगर मैं ध्यान से देखूं, ठीक है, तो वो इस ब्लैक स्पॉट पे आ गया है। जो ये ब्लैक स्पॉट है यहां पर आ गया है। ठीक है, ये यहां पर आ गया है। अब देखो ना, और आगे चला गया, और लगभग यहां पर है, ब्लैक स्पॉट के थोड़ा आगे है। अब इसको मैं रोटेट करता हूं, जो आप नोटिस कर पाओगे कि ये इस पॉइंट के अलॉन्ग रोटेट कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट के अलॉन्ग रोटेट कर रहा है। 3-4 बार करता हूं, थोड़ा ऑब्जर्व करना, और हो सके तो आप खुद इसको अपने घर पे 2 पेन ले लेना, उनको अटैच करना और घुमा के देखना, तो आप यहां पर एक क्लियर ऑब्जर्वेशन कर पाओगे। तो यहां पर भी अगर आपने ध्यान से देखा हो, तो जहां सेंटर ऑफ मास खिसका, रोटेशन वहां से हुआ, तो इसको उठाया गया, थ्रो किया गया, अब ये इस पॉइंट के अलॉन्ग घूमता हुआ नजर आया। तो जो ये अनुमान था अब वो क्लैरिटी में बदलना स्टार्ट हो रहा है। फिर इसका मास 3m कर दिया, ये थोड़ा और इधर शिफ्ट हो गया, और फिर घुमाया गया, तो वो ऐसा नजर आया कि भाई वो इस पॉइंट के अलॉन्ग घूम रहा है। अब क्या किया जाए? अब एक काम करते हैं कि भाई इसके मास और इसके मास में जमीन आसमान का अंतर कर देते हैं। यहां पर क्या किया गया भाई, 25m कर दिया, 25 गुना मास कर दिया। तो ये जो पॉइंट है ये ऑलमोस्ट इसके अंदर ही नजर आ रहा है, मतलब लगभग समझ लो कि इस बॉल के अंदर इस पॉइंट पे आपका सेंटर ऑफ मास आ गया है। अब ये आपको किस तरह से नजर आएगा? अब ये आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा कि मैं यहां पर कुछ भारी सा सामान लूं। ठीक है, ये काफी भारी है। ठीक है, पता नहीं है इसमें अटैच होगा या नहीं होगा, बट इसका सेंटर ऑफ मास, ओहो, फिक्स नहीं हो रहा है, ये भी फिक्स नहीं हो रहा है। वेट, मैं आपको दिखाता हूं। अब भाई अगर वर्नियर को ही देख लूं मैं, तो इसका सेंटर ऑफ मास ऑलमोस्ट यहां पर है। ठीक है, तो इसका अगर मुझे वजन बढ़ाना है आगे की तरफ, तो मैं क्या करता हूं, कुछ इसमें अटैच हो जाए। वैसे ये रिस्की है, बट आई ट्राई। ठीक है, ये गिर सकता है यार, ये गिर सकता है। तो एक काम करते हैं, चलो टेप लगा देते हैं। ठीक है, टेप लगा देते हैं।
अब ट्राई करते हैं एक बार, वैसे चोट लगेगी। ठीक है, चलो। तो इसको मैंने यहाँ पर होल्ड कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ होल्ड कर देता हूँ और अब देखते हैं, बहुत हल्का सा ही होल्ड किया है। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास को अगर मैं देखूं तो ये तो इसके बाहर आ गया, बट कोई नहीं, एक रोटेशन हो जाएगी। ठीक है, सेंटर ऑफ मास को देखूं तो वो ऑलमोस्ट यहाँ आ चुका है। ठीक है, अब मैं इसको रोटेट करता हूं। ठीक है, अब मैं इसको रोटेट करता हूं तो आपको क्या नजर आएगा कि ये देखो, आप ध्यान से देखना। ओहो, ठीक है, अब आप इसको ध्यान से देखना, इस पॉइंट के करीब देखना। आपको नजर आया होगा कि ये इस पॉइंट के अलोंग रोटेट कर रहा था, इस पॉइंट के अलोंग ये रोटेट करता हुआ नजर आया। इसका मतलब क्या निकल कर आ रहा है कि फर्दर मल्टीपल ऑब्जर्वेशन के बाद ये बात साबित हो रही है कि बॉडी अपने सेंटर ऑफ मास के अलोंग रोटेट कर रही है, सेंटर ऑफ मास के अलोंग रोटेट कर रही है। जब उसके पास पूरे 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी तब, जब नहीं होगी, आपने उसको रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, कंस्ट्रेंट कर रखा है, तब जरूरी नहीं है कि वो सेंटर ऑफ मास पे रोटेट करे। हम आधे ज्ञान दे लेते हैं, जब हम अगर बुक्स में पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है, या हमारे क्लासेस में जब हमें पढ़ाया जाता है ना, तो हम इस तरह पढ़ लेते हैं कि बॉडी अपने सेंटर ऑफ मास के अलोंग रोटेट करती है। बट ये तभी होता है जब बॉडी के पास 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी तब। ठीक है, अगर वो कंस्ट्रेंट होगा तो जरूरी नहीं है कि वो अपने सेंटर ऑफ मास के अलोंग रोटेट करे। फॉर एग्जांपल, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है, बट मैं यहां पर इसको कंस्ट्रेंट कर देता हूं, रिस्ट्रिक्ट कर देता हूं, तो अब देखो, अब ये इस पॉइंट के अलोंग, इस पॉइंट पे जो एक्सिस निकल रहा है उसके अलोंग रोटेट कर रहा है। तो यहां पर सेंटर ऑफ मास हमारे लिए हमने कहां डिस्कवर किया, जब बॉडी 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे रोटेट कर रही है तब। ठीक है, और यहां से हमको अब खुद ब खुद एक नीड निकल कर आ गई कि भाई अगर बॉडी सेंटर ऑफ मास के अलोंग रोटेट करती है तो किसी भी बॉडी के कॉम्प्लेक्स पाथ को समझने के लिए हमको सेंटर ऑफ मास पर एक्सिस बनाना पड़ेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। और यहां से हमारी पहली चीज क्लैरिटी आती है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स से पाथ को समझने के लिए आपको यहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस डेवलप करना होगा। किस जगह पर, सेंटर ऑफ मास पे डेवलप करना होगा, जिससे कि आप उसके मोशन को आसानी से एक्स वाई जेड के लीनियर मोशन में और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के रोटेशनल मोशन में तोड़ सकते हो। और जब आप ऐसा कर लोगे, आप किसी भी कॉम्प्लेक्स मोशन को आसानी से एनालाइज कर सकते हो और अपनी रियल लाइफ में चीजों को आसानी से ऑब्जर्व करके एनालाइज कर सकते हो, जिसका मदद यह मिलेगा कि आप अगर इंजीनियरिंग के वर्ल्ड में कुछ भी क्रिएट कर रहे हो तो उसका मोशन आपके लिए कॉम्प्लेक्स रहेगा ही नहीं, वो सिंपल 6 पार्ट में बट जाएगा, जो कि होगा एक्स का लीनियर मोशन, वाई का लीनियर मोशन, जेड का लीनियर मोशन, एक्स एक्सिस पे रोटेशन, वाई एक्सिस पे रोटेशन और जेड एक्सिस पे रोटेशन। अकेला रोटेशन इजी है समझने के लिए, अकेला लीनियर मोशन आसान है समझने के लिए, तो कॉम्प्लिकेटेड मोशन इन्हीं सबसे जुड़ के बना है। तो उस कॉम्प्लिकेटेड मोशन को तोड़ो, एक्स वाई जेड लीनियर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस रोटेशन में, हमारा काम यहां पर हो गया। तो देखो क्यों हमें पढ़ना है, हमने अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं बनाया है, लेकिन इसके असली मतलब को समझा है कि भाई हमने इसकी खोज कैसे करी और इसकी नीड हमें क्यों निकल कर आई और कैसे हमने इन चीजों को डिस्कवर किया। तो अब क्योंकि हमें पता चल गया है कि बॉडी के पास जब अपना 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है तो उसको सेंटर ऑफ मास पे रोटेट करना है, तो यहां पर अब नीड निकल कर आती है कि हमें सेंटर ऑफ मास को डिस्कवर करना होगा। तो अब दो पार्टिकल्स लेते हैं, अभी मैं दिखाने के लिए तो एज अ बॉक्स दिखा रहा हूं, लेकिन आप इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह समझो। यहां पर दूसरा बॉक्स है, ठीक है, इसका मास है m1, इसका मास है m2। अब सेंटर ऑफ मास को हम कैसे देखेंगे, ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास एक लोकेशन है, और लोकेशन को बताने के लिए आपको क्या चाहिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तभी तो आप लोकेशन बताओगे। तो आपने यहां पर अपना एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लिया, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लिया, आप एज अ ऑब्जर्वर यहां खड़े हो। तो इस पार्टिकल का जो m1 पार्टिकल है उसके सेंटर पे जाएं तो इसका कोऑर्डिनेट है x1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2, ठीक है, पहले वाले पार्टिकल का कोऑर्डिनेट x1, दूसरे वाले पार्टिकल का x2। अब इनके बीच में मैं एक वर्चुअल लाइन क्रिएट कर देता हूं, इसी लाइन पर कहीं सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, ठीक है, इसी लाइन पर कहीं वो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। और ऑब्वियसली जो चीज हम जानते हैं, जो हम फील कर सकते हैं, वो ये है कि आपको दिख रहा है कि यहां का मास ज्यादा है, बाकी तो स्केल हमारा लीनियर ही है, तो सेंटर ऑफ मास भारी वजन के पास मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर आप देख सकते हैं तो यहां पे ज्यादा दूरी है और यहां पर कम दूरी है, तो सेंटर ऑफ मास हमें कहां मिलेगा, जहां वजन ज्यादा है, ठीक है, जहां वजन ज्यादा है। तो मैं यहां पर कंसिडर कर लेता हूं कि m2 इज ग्रेटर देन m1, तो मेरा सेंटर ऑफ मास यहां कहीं लाई करेगा। अब मुझे इसका कोऑर्डिनेट जो है पता नहीं है, तो मैंने इसका कोऑर्डिनेट x ले लिया, आई डोंट नो द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, और वही मुझे निकालना है। अब मुझे ये कैसे पता चले कि भाई सेंटर ऑफ मास लाई कहां करता है, मुझे वो रिलेशन ढूंढना है, तो वो रिलेशन हमने कैसे ढूंढा, सिंपली हमने यहां पर इनके बीच में जो गैप है, ऑब्जर्वेशन देखो कैसे की गई, उसको एक स्केल बना दिया, उसको क्या बना दिया, एक स्केल बना दिया, और स्केल के अंदर यहां पर सिंपली मान लो इसकी लेंथ अगर यहां पर
एल है, मान लो इसकी लेंथ एल है यहां पर, तो हम इसके बराबर टुकड़े कर सकते हैं। एल के मान लो मैंने 10 टुकड़े कर दिए, ठीक है, एल के मैंने 10 टुकड़े कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन बराबर टुकड़े करे हैं, ठीक है। और फिर हमने ये देखा कि जहां पर वो बैलेंस हो रहा है उसके इस तरफ कितने टुकड़े हैं और इस तरफ कितने टुकड़े हैं, और यहां पर इन चीजों को करना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे हमें ये नजर आना स्टार्ट हुआ। जब हमने इसका रेशियो लिया तो वो रेशियो क्या नजर आया कि भाई यहां से यहां तक की जो लेंथ है और यहां से यहां तक की जो लेंथ है, इन दोनों की जो लेंथ है इनका रेशियो निकाला गया। सिंपल एक्सपेरिमेंटल सेटअप। हम लोग सोचते हैं पता नहीं क्या ही अलग ही दुनिया चल रही होगी, नहीं, सिंपल इसकी लेंथ निकाली, इसकी लेंथ निकाली, कैसे, जहां बैलेंस हो रहा है स्केल बना लिया एक तरीके से, और यहां पर मान लो लेंथ L1 है, यहां पर लेंथ L2 है, तो L1 अपॉन में L2 का जब रेशियो निकाला गया तो जो अवेलेबल डेटा है उसको अगर मैं देखूं तो यहां पर मेरे पास मासेस का ही अवेलेबल डेटा है, तो मैं इसको मासेस से ही कंपेयर करना चाहूंगा, और प्रकृति में अगर इनके बीच में कोई रिलेशन होगा तो वो मुझे नजर आ जाएगा। तो यहां पर जो हमें दिखाई दिया वो ये कि इट इज इक्वल टू M2 अपॉन में M1 के रेशियो के बराबर है। M2 अपॉन में M1 के रेशियो के बराबर आ रहा था, यानी L1 अपॉन में L2 M2 अपॉन में M1 के रेशियो के बराबर आ रहा था। और कैसे आ रहा था, हमने यहां स्केल बनाया, दोनों लेंथ्स निकाली जहां पर वो बैलेंस कर रहा है, इनके रेशियो को निकाला और M2 अपॉन में M1 के रेशियो को देखा, तो हमें यहां पर नजर आया कि भाई ये रेशियोज इक्वल आ रहे थे। अब इसका हमने एक्सपेरिमेंटली देख लिया, अब मन को सेटिस्फाई करने वाला हम एक आंसर सोचते हैं इसके बारे में, जिसको हम बोलते हैं थॉट एक्सप्लेनेशन। तो भाई यहां पर हम क्या करते हैं, मान लो M1 आपका 100 केजी है और M2 आपका 200 केजी है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके 10 टुकड़े नहीं करते हैं, इस लेंथ के, इस एल लेंथ के 300 टुकड़े कर देते हैं, जो कि इन दोनों मासेस का सम के बराबर है, 300 टुकड़े कर देते हैं। और अब सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, अगर मैं उसको देखूं तो क्योंकि L1 बाई L2 M2 बाई M1 के रेशियो के बराबर आ रहा था, तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो L1 मेरा कितना होगा, लॉजिकली सोचो, L1 मेरा होगा यहां पर 200 मल्टीप्लाई L बाई 300 के बराबर होगा। मतलब इसके 200 टुकड़े जो होंगे, इसके जो 200 टुकड़े होंगे, एक टुकड़ा L बाई 300 के बराबर है, तो यहां पर 200 टुकड़े लोगे 200 बाई 300 आ जाएगा, यानी कि ये निकल कर आएगा 2L बाई 3 के बराबर। और सिमिलरली वो कितना आएगा आपके पास, 100 टुकड़े होंगे L2 के, L2 कितना होगा 100 मल्टीप्लाई L बाई 300, तो यहां पर आ जाएगा L बाई 3। अब जरा बात को समझना, इमेजिन कर लो, थॉट एक्सपेरिमेंट है ये, इमेजिन कर लो कि ये जो लेंथ है इसका मास 300 केजी है। इमेजिन करो कि यहां पर जो ये रॉड है, आपने क्या किया, अभी तो एक स्केल लगाया था, बट अब एक 300 किलो की रॉड लगा दो, एक 300 किलो की रॉड लगा दो, और फिर ये देखो 100 केजी 200 केजी, ठीक है, और इनके बीच में जो रॉड है इसका मास है 300 केजी, ठीक है। अब बैलेंसिंग पॉइंट कौन सा होगा, वही आपका सेंटर ऑफ मास होगा, तो बैलेंसिंग पॉइंट हमारा कहां है, यहां पर है, ठीक है। तो भाई यहां पर अगर 100 केजी होगा और यहां पर अगर 200 केजी होगा, ये 300 केजी पूरे रॉड का है, तो रॉड का 200 केजी वाला हिस्सा इस साइड और 100 केजी वाला हिस्सा इस साइड, और अब उस पॉइंट के दोनों तरफ देखो आप, इस पॉइंट को यहां से बांट दो, तो 200 प्लस 100 यहां पर टोटल आता है 300, 200 प्लस 100 यहां पर आता है 300, और ये बॉडी हो गई बैलेंस। और इसी से इस बात की क्लैरिटी भी मिल जाती है कि वो पॉइंट का रेशियो L1 बाई L2 का रेशियो M2 बाई M1 क्यों आ रहा है, यानी कि बेसिकली सेंटर ऑफ मास उस पॉइंट पे लाई कर रहा है जो इन दोनों को लाइन कनेक्ट कर रही है, उसको M2:M1 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है, काम खत्म, आपको वो रेशियो मिल गया है। और अब आपको ये भी क्लैरिटी आ गई होगी कि मैंने क्यों लिखा था सेक्शन फॉर्मूला ग्रेड 10, ठीक है। तो अब देखो हमें यहां पर इस चीज की क्लैरिटी मिल गई है, और इस चीज को अब हम नेचर से ऑब्जर्व करके फील कर चुके हैं। तो अब ये क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में x निकालना है आपको, ये पॉइंट है x1, ये पॉइंट है x2, और इनको जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो डिवाइड कर रहा है M2:M1 के रेशियो में, और आपको x कोऑर्डिनेट बताना है। क्या करोगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे, तो x आपका किसके बराबर होगा, M2x2 प्लस दिस रेशियो इनटू दिस M1x1। और हाँ, सेक्शन फॉर्मूला कैसे आया ये भी हम लोग सम इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल फाइंडिंग्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। डिवाइड बाई सम ऑफ द रेशियो होता है, जो कि आएगा M1 प्लस M2 के बराबर। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हम लोगों ने यहां पर डिस्कवर कर लिया। कितना सिंपल सा लॉजिक है, दो पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालना है ये हमें पता चल गया। और अब इसी लॉजिक के साथ हम लोग 2 डायमेंशन में चलते हैं, और देखो हमें क्या देखने को मिलता है। अब पूरा रब करता हूं क्योंकि अब मुझे बोर्ड की ज्यादा जरूरत होगी, ठीक है। 2 डायमेंशन में चलते हैं हम लोग। तो यहां पर मैंने लिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक पार्टिकल यहां है, दूसरा पार्टिकल यहां है, इसका कोऑर्डिनेट है आपके पास x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। तो सिंपल एक्स एक्सिस पे आपका सेंटर ऑफ मास होगा, एक्स कोऑर्डिनेट यहां होगा। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट को अगर देखूं तो वाई कोऑर्डिनेट आपका देखा जाए तो वाई में ये यही कहीं होगा, तो ये रहा इसका सेंटर ऑफ मास।
जो इन दोनों लाइंस को जोड़ेगा। और अगर आप देखोगे तो अगेन एक राइट एंगल ट्राइंगल और यहां से आपका वो पार्ट आ गया। तो भाई यहां पर ये जो सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है एक्स एक्सिस में देखो, उसी पॉइंट पे जैसे आपने एक्स एक्सिस का सेक्शन फॉर्मूला निकालोगे, एक्स में आपका सेंटर ऑफ मास अलग, वाई में आपका सेंटर ऑफ मास अलग से निकालोगे और उन्हीं दोनों कोऑर्डिनेट्स को आप ज्वाइन कर दो और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट क्या है, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सिमिलरली इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, भाई इसका कोऑर्डिनेट है y1, इसका y कोऑर्डिनेट है y2। तो अब इस लाइन को देखो, ये लाइन देखो, दिस पॉइंट इज y1, दिस पॉइंट इज y2, रेशियो यहां पर क्या है m2:m1, तो ये हो जाएगा m2:m1, m2y2 तो यहां पर हो जाएगा m2y2 प्लस m1y1, m1y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सो दिस इज योर y कोऑर्डिनेट, दिस इज योर x कोऑर्डिनेट। 2 डायमेंशन में आपका सेंटर ऑफ मास आ गया, सेंटर ऑफ मास इज m1x1 m2x2 m1 प्लस m2 कॉमा m1y1 m2y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। काम खत्म। सेम चीज आपको 3 डायमेंशन में करनी है। देखो भाई ये तो पोजीशन है, पोजीशन आपका x में सेम वे में निकलेगा, x में आप यहां हो और यहां हो, y में आप यहां हो और यहां हो, तो y का सेंटर ऑफ मास यहां आ गया, x का सेंटर ऑफ मास यहां आ गया। ये दोनों पॉइंट जहां मैच कर रहे हैं वो रही आपके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन। काम खत्म, ठीक है। और वही अगर आपका 3D में है, ठीक है, तो कॉमा m1z1 m2z2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। योर गेम इज ओवर। सेंटर ऑफ मास दो पार्टिकल्स का कैसे निकलता है ये हमने यहां पर डिस्कवर कर लिया, और कोई फॉर्मूला नहीं, हमने यहां डेरिवेशन नहीं करी है, हमने डिस्कवर किया है। चलो अब देखो यहां पर हम बढ़ते हैं कि हमने देखा कि भाई 2 पार्टिकल का, अब हमें अपने आप को एक लेवल और ऊपर लेके जाना है। व्हाट अबाउट 3 पार्टिकल्स, 4 पार्टिकल्स? तो अगर हम उसका देखें तो भाई यहां पर है पार्टिकल 1, यहां है पार्टिकल 2, यहां है पार्टिकल 3, यहां है पार्टिकल 4। ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्वियसली m1 m2 m3 m4 कोऑर्डिनेट x1 x2 x3 x4। 2 पार्टिकल का तो निकालना आता है। इन चारों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कैसे होगा, इन दोनों का सेंटर जहां होगा वहां पर हम कंसीडर कर लेंगे कि भाई ये m1 और m2 को ऐड कर दो, ये मास यहां लाई करता है। तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास क्या निकल कर आया, m1x1 m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, लॉजिकली सोचो, ये पॉइंट इन दोनों मासेस को एज अ पॉइंट पार्टिकल पोर्ट्रे कर सकता है। तो अब आप इन दोनों को गायब कर दो और यहां पर वो मास आ गया है, यहां पर वो मास आ गया इस पॉइंट पे जो कि m1 प्लस m2 के बराबर है। अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास निकालो। कोऑर्डिनेट ये रहा, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो अभी भी वहीं रहेगा ना, ठीक है, कोऑर्डिनेट तो वहीं का वहीं है। अब इन दोनों पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास निकालो, तो वो मान लो यहां पर लाई करता है। तो ये रेशियो क्या होगा, m3:m1 प्लस m2। सेम वही लॉजिक, तो यहां पर आ जाएगा दिस इंटू इसका कोऑर्डिनेट, दिस इंटू इसका कोऑर्डिनेट। यहां m3 है तो m3x3। अब न्यू सेंटर ऑफ मास 3 पार्टिकल क्या हो जाएगा, m3x3 प्लस m1 प्लस m2, ये रेशियो है, ब्रैकेट लगाऊंगा, मल्टीप्लाई कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्या है, ये रहा m1x1 m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और होल डिवाइडेड बाई आ जाएगा जो ये रेशियोज हैं इनका सम। तो रेशियोज क्या है, m1 प्लस m2 प्लस दूसरा पार्ट क्या है आपका m3 है। और देखो मजेदार चीज, ये कट गए यहां पर, तो बचा क्या, m1x1 m2x2 m3x3। तो यहां पर फाइनल रिजल्ट क्या निकल कर आया मेरे पास, वो निकल कर आया कि भाई यहां पर सेंटर ऑफ मास है। और अब मैं यहां पर एक पार्टिकल बना लेता हूं जिसका मास होगा m1 प्लस m2 प्लस m3, और अब मैं इनको गायब कर देता हूं। अब देखो ये भी मेरे गायब हो गए। अब ये उन तीनों पार्टिकल्स को केंद्रित कर दिया है मैंने इस पॉइंट पर, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, m1x1 m2x2 m3x3 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। मुझे पता है कि आप लोग चौथे पार्ट का आंसर ऑलरेडी समझ गए होंगे पैटर्न को देख के, लेकिन एक बार और कर लेते हैं। अब ये 2 पार्टिकल है, इनका सेंटर ऑफ मास यहां लाई करेगा। रेशियो क्या होगा, इधर m4 होगा और इधर m1 प्लस m2 प्लस m3 होगा। तो दिस इंटू दिस कोऑर्डिनेट, दिस इंटू इसका कोऑर्डिनेट, तो ये हो जाएगा m4x4 प्लस m1 प्लस m2 प्लस m3 मल्टीप्लाई m1x1 m2x2 m3x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 होल डिवाइडेड बाई टोटल रेशियो m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ये और ये कट गए, तो फाइनल मेरा चारों पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास क्या आया, सेंटर ऑफ मास इज m1x1 m2x2 m3x3 m4x4 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। अगर यहां n पार्टिकल्स होते तो इसी रिदम को अगर मैं आगे खींच लूं, प्लस डॉट 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 mn प्लस डॉट 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 mn, काम खत्म। ये बन गया मेरे पास सेंटर ऑफ मास का जनरल फॉर्मूला।
ठीक है, इस तरह से मैं सेंटर ऑफ मास को, किसी भी पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास को ढूंढ लेता हूं। और यहां से एक बात को समझो, चीजें मुश्किल नहीं है, आप चीजों को सिंपल बना रहे हो। जो चीज जब तक वो समझ नहीं आ रही है तब तक वो मुश्किल है, समझ के हम चीजों को आसान बना रहे हैं। आप बेसिकली 11th से 10th में ही तो गए, सेक्शन फॉर्मूला की तरफ ही तो गए। जो प्रीवियस आपके पास ज्ञान है उसके जरिए हमें नेचर से कम्युनिकेट करना है, रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। और ये रहा देखो आपका रिजल्ट। तो सिमिलरली वाई डायरेक्शन में ये सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन है, वाई में क्या होगा, m1 y1 m2 y2 m3 y3 डॉट 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 mn yn डिवाइडेड बाई सम ऑफ n। और अब इस चीज को थोड़ा सा फैंसी फॉर्मूले में लिख देते हैं हम लोग, और वो क्या है हमारे पास, कि आप यहां पर पैटर्न देख रहे हो, m के साथ 1 है तो x के साथ 1 है, m के साथ 2 है तो x के साथ 2 है। तो हमने इसको लिख दिया समेशन ऑफ mi xi, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे क्या है 1 2 3 4 5 समेशन ऑफ mi फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक। दिस इज सेंटर ऑफ मास इन x डायरेक्शन, ठीक है। सेंटर ऑफ मास इन y डायरेक्शन समेशन i इक्वल टू 1 से लेकर n m i y i डिवाइडेड बाई समेशन i इक्वल टू 1 से लेकर n समेशन ऑफ m i। ये लो आ गया आपके पास सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। हम यहां से शुरू करते हैं इस चैप्टर को पढ़ना, कि भाई ये फॉर्मूला याद करो, इसका मतलब ये होता है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, जो साइंस का असली मतलब है, ऑब्जर्वेशन, वो सारा साइड गया। हम शुरू कर सकते थे यहां से, फटाक से क्वेश्चन पे आ जाते, हमें लगता हमने बचत कर ली है समय की। लेकिन जब हमने चीजों को सीखा ही नहीं है तो अब हम अगले पूरे 2 साल तक इस चीज को लेकर परेशान रहेंगे और इसको बार बार वक्त देंगे। एक बार सही ऑब्जर्वेशन करके सही वक्त दिया जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी क्यूरियोसिटी के साथ उसको सही वक्त देना है। यकीन मानो चीजें तो एक बार में समझ आ जाएंगी, और जब वो एक बार में समझ आ जाएंगी तो आपको उसको बार बार वक्त देना नहीं पड़ेगा। शुरुआत में आपको लगेगा कि यार ये सिंपल फॉर्मूला है, याद हो सकता है, हमने इतनी सारी रामायण क्यों गाई, इतने सारे ऑब्जर्वेशन क्यों किए, ताकि हम इनकी असली भावनाओं के साथ जुड़ सकें। क्योंकि क्वेश्चंस रियल परिस्थिति ही होती है, उस परिस्थिति से जब आप जुड़े रहोगे तो क्वेश्चन मात्र आपके लिए एक सिचुएशन होगा जिसको आपको मैथमेटिकली कम्युनिकेट करके आंसर निकालना है, और कुछ नहीं। आपको साइंस सीखना है नॉलेज लेने के लिए, सिर्फ क्वेश्चंस करने के लिए नहीं। क्योंकि क्वेश्चन से जिंदगी नहीं चलती है, रियल लाइफ में इनोवेट करने से सक्सेस मिलती है, कुछ नया बनाने से मिलती है। तो उस चीज को ध्यान में रख के हमें पढ़ाई करनी है, ठीक है। चलो तो देखो भाई, यहां पर z का तो आप खुद ही बना लोगे, एम आई जेड आई समेशन ऑफ एम आई। अब यहां पर हमने देखा जो सेंटर ऑफ मास देखा हमने, अब बारी आती है आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट कैलकुलस। मैंने वर्क एनर्जी पावर में ही बोला था कि आप प्लीज एक बार रिवाइज करो, क्योंकि अब हर जगह कैलकुलस यूज होने वाली है। तो अब अगर हम देखें, फॉर्मूला नहीं देखना है हमको यहां पर समझना है। कंटिन्यूअस बॉडी अगर मेरे पास होगी तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। निकालना बड़ा ही आसान है। द थिंग इज कि पहले हमको सही कम्युनिकेशन करनी है, और एक बार सही कम्युनिकेशन हो गई उसके बाद आपका काम यहां पर इजीली हो जाएगा। मान लो एक रॉड है मेरे पास, ठीक है, यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मुझे पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास इसके इस बॉडी का जो लेंथ अगर एल है तो l/2 पर मिलेगा। तो हम शुरुआत यहां से करते हैं, वो कहां मिलेगा, l/2 पर मिलेगा। अब सेंटर ऑफ मास को बताने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मैं अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहां बनाता हूं, इसके एंड पॉइंट पे बना लेता हूं। और ये टोटली मेरे ऊपर है, मैं चाहूं तो इसके सेंटर पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाऊं, चाहे यहां फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाऊं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ये काम आप करके जरूर देखना, 2 अलग अलग जगह फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाना, ताकि आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ भी कनेक्ट कर पाओ। क्योंकि हर जगह जब भी आपको मेजरमेंट करनी है, किसी की पोजीशन बतानी है, वेलोसिटी बताना है, एक्सेलरेशन बताना है, ऑब्जर्वर के बिना नहीं बता सकते हो। तो ऑब्जर्वर है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। तो भाई यहां पर इसकी लेंथ है l, ठीक है, इसकी लेंथ है यहां पर l, और सेंटर ऑफ मास बाय डिफॉल्ट पहले से हम जानते हैं l/2 पर लाई करता है। लेकिन यहां पर सेंटर ऑफ मास निकालना प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी है हमारा यहां पर इस बॉडी को ऑब्जर्व करना और सेंटर ऑफ मास तक कैसे पहुंचे उस रास्ते को समझना, ठीक है। तो अगर मैं देखूं यहां पर 0 से लेकर l लेंथ तक यहां पर इस बॉडी के अंदर कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, तो जवाब आएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, ठीक है। और हर पॉइंट का अपना अलग लोकेशन है, क्यों, क्योंकि भाई 0 से लेकर मान लो ये l की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो यहां पर जब इनफाइनाइट पॉइंट है तो इनफाइनाइट एक्स कोऑर्डिनेट्स है यहां पर। और हर पॉइंट का मास अगर मैं कंसीडर करूं, अगर मैं कहता हूं कि एक पॉइंट का मास बताओ, आप कह दोगे 0, क्यों, क्योंकि टोटल मास डिवाइड बाय इंफिनिटी वो तो 0 आ गया। लेकिन अगर हर पॉइंट का मास 0 है तो यहाँ पे टोटल मास 0 कैसे हो सकता है, वही कैलकुलस वाली बात आती है। तो इसका मतलब भाई 0 लेके नहीं, यहाँ पर आपको कैलकुलस का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलस की दुनिया में हमने डिस्कवर किया था कि 0 को आप इनफाइनाइट टाइम्स ऐड करोगे तो वो आपको एक नंबर देगा। ये हमारी डिस्कवरी थी 0 की दुनिया की। 0 को 0 से डिवाइड करोगे तो कोई आंसर नहीं है, लेकिन जब आपके पास सिचुएशन होगी तो उस केस में यहां पर आपको वैल्यू मिलेगी। 0 मल्टीप्लाई इंफिनिटी इज अ नंबर, ठीक है। और कैलकुलस की दुनिया में हम
कैलकुलेशंस नहीं करते हैं, हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर हर चीज की वैल्यू जीरो है। ठीक है, आप चाहे लेंथ लो चाहे मास लो, पॉइंट की दुनिया में हर चीज की वैल्यू जीरो है। तो जीरोस को जिस तरह से हम अभी तक देखते आए थे वास्तविक दुनिया में, पॉइंट्स की दुनिया में यहां पर कुछ नया देखने को मिला, और वही सत्य को हमें समझना है कैलकुलस में। हम लोग कैलकुलस में सिर्फ फॉर्मूलाज याद कर लेते हैं, लेकिन उसकी सत्यता को नहीं देखते हैं। इस वजह से ही हमारा असली स्ट्रगल होता है, और हम वो असली इंजीनियर नहीं बन पाते हैं जो हम बनना चाहते हैं, या वो असली कीर्तिमान स्थापित नहीं कर पाते हैं जो हम करने का सपना देखते थे बचपन में, या अभी भी देखते हैं। तो कैलकुलस का असली मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज चेकआउट करो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट, या फिर एप्लीकेशन के अंदर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का फोल्डर, वहां पे पूरी जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स में सारा स्ट्रगल तो इसी चीज को लेकर है ना, कि कैलकुलस पता नहीं है और हर जगह कैलकुलस यूज हो रही है, तो हम वहां पर फिजिक्स को हम टफ मान लेते हैं, जबकि फिजिक्स तो बहुत आसान है। अब देखो कैसे आसान है, हमें कैलकुलस के बारे में पता है। ठीक है, अब क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसलिए हमको पता है, नहीं पढ़ा है तो प्लीज एक बार पढ़ो, उसके बाद यहां से कंटिन्यू करना। ठीक है, तो मैंने कहा कि यार अगर मैं यहां से एक एक्स कोऑर्डिनेट पे बढ़ता हूं, मान लो वो पॉइंट यहां है, पॉइंट, मैं लेंथ नहीं ले रहा हूं, पॉइंट यहां है, तो मैं पॉइंट मास निकालना चाहता हूं। क्यों निकालना चाहता हूं पॉइंट मास? क्योंकि अगर मैं बिटवीन टू पॉइंट मास निकालता हूं, मान लो मैंने गैप ले लिया डेल्टा एक्स का, ठीक है, बिटवीन टू पॉइंट अगर मैं मास निकालता हूं, तो इस वाले मास का एक पॉइंट नहीं है, इस यहां से लेकर यहां तक के बीच में कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट पॉइंट हैं। तो जब वो इनफाइनाइट पॉइंट है तो आप एक ही पॉइंट चूज करोगे, ये बात तो गलत है। और जो यहां पर मास निकालोगे ये बिटवीन टू पॉइंट्स है, बिटवीन टू पॉइंट्स है, तो भाई यहां पर उसको आप एक मास कंसीडर कर नहीं सकते हो और उसका एक कोऑर्डिनेट दे नहीं सकते हो, तो इस वजह से यहां पर आप ये काम कर नहीं सकते। तो आपके लिए यहां पर क्या सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है, वो ये है कि इस पूरे मासेस को इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में तोड़ दो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में तोड़ दो, और एक पॉइंट उठा लो, एक पॉइंट मास ले लो। ठीक है, ध्यान से सुनना इस बात को, एक पॉइंट मास जो है वही एक ऐसी चीज है जो एक पॉइंट पर लाई करेगा, एक पॉइंट पर लाई करेगा। पॉइंट मास ही ऐसा है, बिटवीन टू पॉइंट जब भी आप मास लोगे वो एक पॉइंट पर लाई नहीं करेगा, वो मल्टीपल पॉइंट्स पर लाई करेगा, लेकिन एक पॉइंट मास ही ऐसी चीज है जो एक पॉइंट पर लाई करेगा। तो भाई यहां पर एक पॉइंट मास निकाला, पॉइंट मास निकाला, उसको उसके कोऑर्डिनेट यानी कि उस जहां पर वो लाई करता है उस वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और इसका सम किया, और डिवीजन में समेशन ऑफ ऑल पॉइंट मासेस कर दिया, जो हमने फॉर्मूला देखा था। मान लो यहां पर 10 बॉडीज हैं, 10 बॉडीज हैं, ये सारे पॉइंट मासेस हैं, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 है, इसका x2 है, इसका x3 है, सेम इसका xn है, तो क्या आया था समेशन ऑफ mi xi डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ mi। तो भाई यहां पर एक पॉइंट मास जो है वो बन गया आपका mi, एक पॉइंट का मास, मल्टीप्लाई उसका कोऑर्डिनेट xi यहां पे कर दिया, डिवाइड बाई समेशन ऑफ mi, यानी सारे पॉइंट मास का यहां पर सम करना है, यानी जो आप ऑलरेडी डिस्कवर कर चुके हो वही करना है, बस बॉडी इस बार कंटिन्यूअस है। यहां पे क्या था, टुकड़ों में था, यहां कंटिन्यूअस है। और हमने इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट में क्या सीखा था, रीमन सम के फॉर्म में, कि भाई ये क्या बन जाएगा अगर बॉडी कंटिन्यूअस होगी, यानी कि इसका ग्राफ कंटिन्यूअस बनेगा, तो उस केस में रीमन सम क्या बताता है कि ये बन जाएगा हम लोगों के लिए इंटीग्रेशन। अब उसके लिए पहले मुझे पॉइंट मास ढूंढना पड़ेगा। अब एक पॉइंट का मास मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता हूं, उसके लिए मुझे लिमिट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हमने कहा भाई टोटल मास है m, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मास पर यूनिट लेंथ निकालते हैं। एक पॉइंट पे आप वैल्यू नहीं बता सकते हो, तो आप क्या करते हो, लिमिट की मदद से गैप को जीरो की तरफ अप्रोच कराते हो, और ये प्रिडिक्ट करते हो कि जब ये जीरो होगा, पॉइंट को समझना, जब एग्जैक्टली जीरो होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहां से यहां तक की जो बॉडी है इसका मास मान लो डेल्टा एम है, तो एक पॉइंट का मास हो जाएगा डीएम। जब लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो करोगे तो एक पॉइंट का मास हो जाएगा डीएम। तो वो किसके बराबर हुआ, वो किसके बराबर हुआ, डेल्टा एम क्यों लिखा, यहां से यहां तक का मास माइनस यहां से यहां तक का मास, तो m2 माइनस m1 इज चेंज इन मास। ठीक है, इसलिए मैंने यहां पर डेल्टा एम लिखा है। अब देखो डेल्टा एम कैसे निकालूंगा मैं, मास पर यूनिट लेंथ कर दिया, पूरा मास डिवाइड बाई लेंथ कर दिया, हर पॉइंट के लिए आपके पास एक वो आ गया, मास पर यूनिट लेंथ आ गया, उसको अगर मैं डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, अगर भाई मुझे यहां पर इसके मैं 10 टुकड़े करूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2 टुकड़ों का मास निकल जाएगा मेरे पास, जो कि m/5 होगा। सिमिलरली मास पर यूनिट लेंथ निकाला, तो एक यूनिट लेंथ में कितना मास है ये पता चल गया, तो जब मैं उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा, जितनी भी लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा उतने लेंथ का मास मुझे मिल जाएगा। बेसिक 7th ग्रेड मैथमेटिक्स, मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई द लेंथ, जितने लेंथ का आपको मास चाहिए वो मुझे मिल गया। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक पॉइंट का मास। ठीक है, तो पॉइंट का मास मुझे कैसे मिलेगा, कुछ इस तरह से, मैं क्या करूंगा, लिमिट का इस्तेमाल करूंगा, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा मैं, एक पॉइंट के लिए m dx अपॉन में l, ये क्या है, पॉइंट लेंथ है, m by l मल्टीप्लाई पॉइंट लेंथ। ठीक है, तो dm यहां पर क्या हो जाएगा, m by l dx, m by l dx हो जाएगा। तो भाई मेरे पास क्या आ गया, पॉइंट लेंथ आ गया, सॉरी पॉइंट मास आ गया। व्हाट इज दिस, दिस इज योर पॉइंट मास।
दिस इज योर पॉइंट मास। अब जो मैंने सीखा है उसी का इस्तेमाल करते हैं। उस पॉइंट का मास ये रहा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स आई ये रहा, तो भाई उसका कोऑर्डिनेट क्या है, उसका कोऑर्डिनेट है एक्स, क्योंकि अब ये बिटवीन टू पॉइंट नहीं है, अब वो सिर्फ इस पॉइंट के मास को बता रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स। ठीक है, एक्स मल्टीप्लाई उस पॉइंट का मास जो कि किसके बराबर है, डीएम के बराबर है, और इसका हमें सम करना है, और नीचे क्या है, डीएम का मुझे सम करना है। और क्योंकि ये कंटिन्यूअस बॉडी है तो ग्राफ कंटिन्यूअस बनेगा, ग्राफ कंटिन्यूअस बनेगा तो ये बन गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, क्योंकि ये भी कंटिन्यूअस है। और ये आ गया आपका सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, किसके लिए, कंटिन्यूअस बॉडी के लिए। और हम इसका जानते हैं कि भाई इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, L/2 पर होगा। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या निकल कर आता है, कोऑर्डिनेट है x, मास कितना है m/l dx इस केस के लिए। ठीक है, ये हो गया जनरल फॉर्मूला, और ये हो गया जब मैं dm लिखता हूं यहां पर इस केस के लिए है, तो यहां पर आ जाएगा m/l dx का इंटीग्रेशन, नीचे क्या आएगा, m/l dx का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट के बाहर ले लिया मैंने इसको, तो यहां से भी कांस्टेंट के बाहर ले लेता हूं m/l। ठीक है, तो भाई ये और ये तो कट गए, ये दोनों तो मेरे कट गए, तो यहां पर आ गया मेरे पास। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे कहां से कहां तक, इंटीग्रेशन में आपको क्या मिलेगा, एंटी डेरिवेटिव, बट एंटी डेरिवेटिव आपको कहां से कहां सॉल्व करना है, जीरो से लेकर एल तक, कहां से कहां तक, जीरो से एल तक, तो जीरो से लेकर एल तक, जीरो से लेकर एल तक। तो x किसका एंटी डेरिवेटिव होगा, सिंपली एक्स स्क्वायर बाई टू का, डिवाइड बाई यहां पर 1 है तो ये x का एंटी डेरिवेटिव होगा जीरो से एल, जीरो से एल, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो, स्क्वायर बाई टू तो जीरो ही हो गया, और यहां पर नीचे लिख लेता हूं मैं एल माइनस जीरो, तो माइनस जीरो हटाते हैं, एक एल से एक एल कट जाएगा, क्लियरली देखो आपका रिजल्ट आया L/2। यानी कि जो हमने कैलकुलस में सीखा है वो एकदम सही ज्ञान है, एक पॉइंट मास। और ये देखो कितना मुश्किल था, आपको पता है 2 पॉइंट पे मास लोगे तो वहां पर इनफाइनाइट एक्स कोऑर्डिनेट्स है, आपको एक पॉइंट मास चाहिए, लिमिट की मदद से निकाला, और हर पॉइंट मास को हमने जो देखा था पॉइंट पार्टिकल्स के लिए वो था MIXI, पॉइंट मास मल्टीप्लाई उसका कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई नीचे पॉइंट मास, और इनका हमें सम करना था। यही तो हमने ऑब्जर्व किया था और यही काम तो हमने ये किया है, ये कोई नए फॉर्मूले थोड़ी हैं। कैलकुलस के साथ हम कनेक्टेड फील नहीं करते हैं, कनेक्टेड होते नहीं हैं, इसलिए भाई बस हम याद कर लेते हैं, अच्छा कंटिन्यूअस बॉडी के लिए ये, नॉन कंटिन्यूअस बॉडी के लिए ये, और हम सोचते हैं ये दो अलग फॉर्मूला है, नहीं, ये और ये सेम फॉर्मूला है। ये कंटिन्यूअस बॉडी में बस आपने चीजों को ऑब्जर्व करके डिस्कवर कर लिया है और आप इन चीजों को लिख रहे हो। भाई सेंटर ऑफ मास है तो उसका एक ही फॉर्मूला होगा, बस वो परिस्थिति के हिसाब से दिखने में अलग है, लेकिन है दोनों एक ही चीज। और यहां हमने यही किया है, हमारा यहां पर काम हो गया। अब सेंटर ऑफ मास के लिए मैं अलग अलग कुछ वीडियोस बनाऊंगा जिसमें हेमिस्फेयर का, आपके रिंग का, इन सब का सेंटर ऑफ मास मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा कंटिन्यूअस बॉडी के लिए। इस लेक्चर में अभी रिंग का सेंटर ऑफ मास निकालूंगा, बाकी के जो पार्ट्स होंगे वो देखने से पहले आप प्लीज एक बार सेल्फ इस चीज को पहले खुद से सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ स्टडी, ये सुनने के बाद सेल्फ स्टडी करो, उसके बाद आप कैलकुलस का यूज करके सेंटर ऑफ मास निकालो, 2-3 बार निकालो, ताकि आपका ब्रेन उस वक्त पूरे एक्सट्रीम एक्टिवेशन मोड में आ जाए, तब आप उस चीज को देखना। निकाल लिया होगा तो भी देखना, नहीं निकाला होगा तो भी देखना, मतलब नहीं निकल पाया होगा तो भी उनको देखना, उससे आपकी नॉलेज, उस केस में आप सही एजुकेशन ग्रैब कर पाओगे। ठीक है, चलो तो देखो यहां पर हमने सेंटर ऑफ मास निकाल लिया, और अगेन बस इसको रिवाइज करने के लिए, इस बात को फील करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। ठीक है, तो सेमी सर्कुलर रिंग, ये तो बहुत बड़ा बन गया, ठीक है इतना बड़ा नहीं बनाते हैं, सेमी सर्कुलर रिंग। ठीक है, ये रहा मेरे पास सेमी सर्कुलर रिंग आ गया। ठीक है, सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए ऑब्वियसली मुझे क्या चाहिए, पोजीशन है, तो मैं अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाऊंगा, ये मैंने बना दिया। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, समेशन ऑफ MIXI डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ MI। ठीक है, अब मैं ऑब्जर्व करूं x में तो मुझे सेंटर ऑफ मास निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, जितना मास यहां है उतना ही मास यहां है, तो उसका सेंटर ऑफ मास x में तो ओरिजिन पर लाई करता है। ठीक है, बचता है y कोऑर्डिनेट। अगर ये सर्कल होता तो x और y सेंटर ऑफ मास दोनों ओरिजिन पर आ जाते, इसलिए सेमी सर्कुलर रिंग लिया है। अब मुझे क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए, तो एक पॉइंट को पकड़ते हैं, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर इसका रेडियस r है और यहां से एंगल थीटा लूं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, r cos थीटा, r sin थीटा। x में मुझे कोई काम नहीं करना है तो मैं y कोऑर्डिनेट के साथ डील करूंगा, तो कोऑर्डिनेट हो गया मेरे पास r sin थीटा। अब आते हैं कि यार कोऑर्डिनेट आ गया, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे पॉइंट मास चाहिए, मुझे पॉइंट मास चाहिए, क्योंकि बिटवीन टू पॉइंट अगर मैं जाता हूं तो यहां पर देखो कितने सारे कोऑर्डिनेट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, तो यहां पर एक ही कोऑर्डिनेट है, इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट्स मुझे नहीं लगाने हैं, तो मैं उसको डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकता, मुझे लिमिट की मदद से निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा भाई, इस पूरे रिंग का मास कितना है, सेमी सर्कुलर रिंग का मास है m, और उसको अगर मैं पूरी लेंथ से डिवाइड कर दूं, पूरा सर्कल होता है 2 पाई आर, तो आधा सर्कल होगा पाई आर,
मास पर यूनिट लेंथ आ गया, मल्टीप्लाई यहां से लेकर यहां तक का जो लेंथ है, ठीक है, वो मुझे निकालना है, तो वो कितना होगा, ये एंगल ले लो डेल्टा थीटा, तो आर डेल्टा थीटा, ये लेंथ हो जाएगा आर डेल्टा थीटा, तो मल्टीप्लाई आर डेल्टा थीटा, तो यहां पर मुझे मिल गया डेल्टा एम। इन दो पॉइंट के बीच का मास मिल गया। अब क्योंकि एक पॉइंट पे मैं कैलकुलेशन नहीं कर सकता हूं, तो मैं दो पॉइंट के बीच का मास निकाल रहा हूं, और फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, लिमिट डेल्टा थीटा अप्रोचेस टू जीरो करूंगा, जिसके में मैं लिमिट की मदद से ये प्रिडिक्ट करूंगा कि एक पॉइंट का मास कितना होगा, जिसको मैं यहां पर रिप्रेजेंट करूंगा ऐसे, dm इज इक्वल टू एम, आर से आर कैंसल, एम अपॉन में पाई डी थीटा। तो ये क्या आ गया मेरे पास, एक पॉइंट मास आ गया, ये क्या आ गया मेरे पास, एक पॉइंट मास आ गया। सो आई गॉट माई एम आई। ठीक है, तो अब देखो पॉइंट मास लिखूंगा मैं एम डी थीटा अपॉन में पाई, मल्टीप्लाई उसका कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, यहां पे वाई वाला निकाल रहा हूं, तो एम आई वाई आई, वाई कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास, आर साइन थीटा, तो एम आई वाई आई हो गया मेरे पास। इसका मुझे सम करना है, और नीचे भी लिख देता हूं एम अपॉन में पाई डी थीटा, एम आई है, बस इसका मुझे सम करना है, क्योंकि कंटिन्यूअस बॉडी है, ये सम बन जाएगा मेरा इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हम डिस्कवर कर चुके हैं इंटीग्रेशन वाले पार्ट में। तो अब देखो कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, तो ये बाहर ले लेते हैं, तो एम एम यहां पर मैं रेड पेन यूज करता हूं, इसकी शायद इंक थोड़ी कमजोर हो रही है, एम आर अपॉन में पाई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में बचा साइन थीटा डी थीटा होल डिवाइडेड बाई, यहां एम अपॉन में पाई बाहर आ जाएगा, एम अपॉन में पाई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी थीटा, इंटीग्रेशन आपके पास आया डी थीटा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास कहां गया, ये रहा। अब देखो एम पाई कैंसिल हो गए, ठीक है, बचा क्या, अब मुझे इंटीग्रेशन कहां से कहां करना है, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, यहां पे डी थीटा, यहां डी थीटा, तो एंगल मेरा इस लाइन पर 0 रेडियन का है, और यहां से लेकर ऑल द वे टू दिस साइड, तो यहां पर एंगल कितना होगा, पाई होगा। हमेशा आप एंगल डिग्रीज में नहीं लेते हो, जब भी आप लेंथ के बारे में बात कर रहे हो तो एंगल हमेशा रेडियन में लिया जाता है। ठीक है, तो 0 से लेकर पाई तक, सेम यहां पर भी 0 से लेकर पाई तक। ठीक है, अब साइन थीटा किसका एंटी डेरिवेटिव है, सिंपल कॉस थीटा का, नहीं माइनस कॉस थीटा का। साइन थीटा किसका एंटी डेरिवेटिव है, माइनस कॉस थीटा का। ठीक है, तो यहां पर आ गया आर, ठीक है, यहां पर आ जाएगा माइनस कॉस थीटा 0 से लेकर पाई तक, और नीचे यहां तो 1 है, तो यहां पर थीटा आएगा कहां से कहां तक, 0 से लेकर पाई तक। अब कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, आगे माइनस लगा है तो +1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया आर, ठीक है, आर यहां पर आ जाएगा -1 -1, एक सेकेंड मैं कुछ गलती कर रहा हूं क्या, कॉस 0 की वैल्यू होगी, अच्छा माइनस है तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा, हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू होगी 1 डिवाइडेड बाई पाई माइनस 0, तो ये माइनस माइनस ये बन गया प्लस, तो ये देखो ये क्या बन गया आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास 1 + 1 यानी कि 2r बाई पाई, 2r बाई पाई, तो इसका y सेंटर ऑफ मास कितना आ गया, 2r डिवाइडेड बाई पाई, और देखो आपका काम यहां पर हो गया। तो सेंटर ऑफ मास यहां पर क्या निकल कर आया, 0,2r बाई पाई, एज सिंपल एज दैट। द थिंग इज कि क्या यहां पर ये प्रोसेस है, नहीं, हमने पॉइंट मास निकाला, उसके कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई किया, सम किया, जो कि इंटीग्रेशन के बराबर होता है, हमने इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट में सीख लिया है, इसलिए ये हमने किया। नीचे भी सेम पॉइंट मास निकाला, उसका सम किया जो इंटीग्रेशन के बराबर होगा, ये हम सीख चुके हैं। तो हमने तो अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया, सेंटर ऑफ मास निकालने का कोई प्रोसेस थोड़ी बनाया हमने, कोई स्टेप्स थोड़ी है कि आपको इस तरह से सेंटर ऑफ मास निकालना है, नॉलेज यूज करनी है और काम अपने आप हो गया, कोई यहां पे मशक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर मैं यहां पर एक सर्कुलर प्लेट रख दूं, ठीक है, तो ऑब्वियसली क्योंकि मैंने रिंग का सेंटर ऑफ मास निकाल लिया है, मैं यहां पर क्या करूंगा, ये आपके लिए टास्क है, इससे पहले कि आप वो वीडियो देखो, ठीक है, जो कि अगली वीडियो होगी, आप यहां पर एक स्मॉल आर लो, यहां पे एक डेल्टा आर लो, और यहां पर डेल्टा आर को लिमिट डेल्टा आर अप्रोचेस टू 0 कर दोगे, ठीक है, इस तरह से प्रेडिक्ट करोगे, तो यहां पर वो एक रिंग बन जाएगा, और वो रिंग जो है इस पॉइंट पे लाई करेगा, जो कि होगा 2r अपॉन में पाई पे, तो उस पूरे मास को यहां लाई कर दो, और ये पूरा का पूरा जो ये आपका सेमी सर्कुलर प्लेट है, ये क्या बन जाएगी, एक रॉड की तरह बन जाएगी, जिसपे हर एक पॉइंट मास आपको पता होगा और सबका कोऑर्डिनेट भी आपको पता होगा, समेशन ऑफ एम आई वाई आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एम आई, ये आप ढूंढ सकते हो। और जैसे ये आपने ढूंढा, ठीक है, उसके बाद उसको इंटीग्रेट किया, जवाब आपके पास आ गया। सिंप्लीफिकेशन करना तो हम छठी क्लास में सीख लेते हैं, तो अभी क्यों हम परेशान हो रहे हैं, इनको स्टेप्स की तरह लोगे तो स्ट्रगल पूरी जिंदगी रहेगा, इनको आज समझो, ताकि आपको शुरुआती टाइम में थोड़ा बहुत स्ट्रगल होगा, लेकिन उसके बाद आपके लिए बस सिंप्लीफाई करने जैसा टास्क रहेगा। तो सेंटर ऑफ मास मुश्किल नहीं है, उसकी नीड क्या है ये हमने जाना, उसको खोजा कैसे गया ये भी हमने जाना, और यहां पर देखा गया हर एक पार्ट बहुत ही आसान था। अब आप लोगों को रिंग, हेमिस्फेयर, इन सबके सेंटर ऑफ मासेस को खुद से खोजना है, उसके वीडियोस आएंगे, ठीक है, लेकिन आ भी गए तो भी आप उसको तभी देखना जब आप इन चीजों को डिस्कवर, मतलब खुद से आपने ट्राई किया है तब, उससे पहले नहीं।
ठीक है, ये आपके ऊपर है, आपको अपने आप को रोक के रखना है। क्योंकि एक बार आपको एप्लीकेशन में दिख जाएगा, यूट्यूब पर दिख जाएगा, तो आपका मन करेगा देख लो, लेकिन खुद से अपने ऊपर कंट्रोल रखना। पहले सेल्फ स्टडी करो इसके बारे में, और देन उसके बाद उसको सॉल्व करो खुद से। जो नॉलेज है आपके पास, उस मैथमेटिक्स की नॉलेज की मदद से कम्युनिकेट करो और जवाब तक पहुंचने की कोशिश करो। इसी तरह से तो आप राइट डायरेक्शन में अपने आप को ट्रेनिंग दोगे। एजुकेशन इज नॉट लर्निंग ऑफ फैक्ट्स, इट इज द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। तो सोचना सीखने के लिए पहले खुद करना है, उसके बाद उस लेक्चर को देखना है। ठीक है, सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको हमारे लेक्चर्स के जरिए सही नॉलेज मिल रही है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ एप्लीकेशन लिंक या फिर यूट्यूब की इस वीडियो को आप जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि हम हर जगह सही नॉलेज को पहुंचा सके। थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।